नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शशि गन्ना यूपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीवाई की सीरीज में ज्योग्राफी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हमने 2025 और 2024 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम आज 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आपको भी पता है कि ज्योग्राफी में तो लगभग लास्ट 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत चीज़ें हैं जो रिपीटेड होती है। रिपीटेड इन द थीम रिपीटेड हो गई, या फिर उसका कोई कीवर्ड रिपीटेड हो गया, या उसके आधार पे दूसरा क्वेश्चन बना लिया। जैसे एंडीज पर्वत के बारे में 2024 में दिया हुआ था और फिर 2025 में उस पर फुल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। इस बार ये भी था। और जैसे ताप बजट था, जो बोलते हैं ताप, जो उष्मा बजट है, उस पर भी पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और फिर 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो पीटी के लिए प्रीलिम्स के जो पीवाई क्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इन तीन स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है कि केवल एक, केवल दो, केवल, या सभी तीन, या कोई भी नहीं, ठीक है। ये ऐसा जो था सिस्टम, ये 2023 में बहुत ज़्यादा ही पूछा गया था। केवल एक, केवल दो, केवल तीन। पहले जो सिस्टम चलता था लगभग एक और दो तो एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको तीनों के बारे में अच्छे से पता है, तभी आप बता सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में ये तीनों ही कोलेरू झील है, वूलर झील, कोलेरू झील और ये कांवर झील है। ये तीनों ही रामसर साइड थी। इसलिए आपको जब भी है दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एक तो रामसर साइट जितने भी है उनके प्रकार है, उनके कौन से स्टेट में है वो पता करके जाना है, उनकी कोई विशेषता है वो पता करके जानी है अच्छे से। और दूसरा यूनेस्को साइट, जितने भी यूनेस्को साइट है उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक और है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि ये कौन सी नदी के किनारे है। एटलीस्ट वहाँ तक सब चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है। तो झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, देखते हैं। एक्चुअली में वूलर झील यहाँ से उद्गम होती है, ना एक वेरी नाग करके जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से निकलती है ये। और ये ऐसे जाते जाते ये ऐसे मुड़ जाती है, यहाँ पे वो श्रीनगर के आसपास वूलर झील का निर्माण करती है। पहले वूलर झील में जाके गिरती है, फिर वहाँ से निकल के ये जाती है, फिर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। कितने हैं? 725 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो सिंधु नदी पूरा सिस्टम है ना, नदी सिस्टम है, उसका ये पार्ट है, ठीक है। और इस पे याद रखना दो परियोजना है, एक तो उरी 1 और एक उरी 2, और एक परियोजना है किशन गंगा। इस पे दो परियोजनाएं बनी हुई है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल ही सही है कि ये झेलम नदी है वो वूलर झील का निर्माण करती है, ठीक है, बांदीपुरा के आसपास। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। या सीधे लिखने के बाद ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। तो जो कोलेरू झील है, पहले तो ये देख लेते हैं थोड़ा, उसके बारे में देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। एक्चुअली में कृष्णा नदी है वो यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलती है, फिर कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। ये महाबलेश्वर से निकलती है। ये गंगा और गोदावरी नदी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गंगा और गोदावरी के बाद भारत की सबसे तीसरी लंबी नदी है, और चार स्टेट से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से होके ये कहाँ, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसके जो प्रमुख, जो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है, जैसे बात करें तो मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी है, जिसपे हैदराबाद सिटी है, मूसी है, और वरना नदी है, पंचगंगा है, पंचगंगा है। तो ऐसे कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी नदी, वरना नदी, पंचगंगा नदी है। ये एरेल नदी भी है यहाँ पे। तो ये सब है इम्पोर्टेंट है, इसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पे।
और जो कोलेरू डेल्टा है ना, वो यहाँ से एक और नदी बहती है, आपको पता हो तो, गोदावरी नदी। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में है कोलेरू झील है जो, ठीक है। पहले, इससे पहले एक झील के बारे में यहाँ से पूछा गया था, पुलिकट लेक के बारे में, ठीक है, कि ये सिर्फ तमिलनाडु में स्थित है या सिर्फ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये मैक्सिमम पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट किस में, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना, सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सीधे भरण नहीं करती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में इस तरह कोलेरू झील। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ है। तो ये कांवर झील, दो चीजें हैं, कीवर्ड है, एक तो विसर्पण, विसर्पण यानी ऑक्सबो झील है। ये जो कांवर झील है ना, जिसको काबर ताल भी बोलते हैं, कंवर झील भी बोलते हैं, ये भागलपुर जिले में स्थित है, बेगूसराय जिले में स्थित है, बिहार के। और ये उस साल रामसर साइट घोषित हुई थी, ये बिहार का पहला रामसर स्थल है, इसलिए ये न्यूज में था। विसर्पण क्या होता है कि जब कोई नदी जा रही है, ऐसे ऐसे करके जाती है नदी, तो क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो ये जो विसर्पण बना है ना इसका, तो ये नदी यहाँ से डायरेक्ट चलने लग जाएगी और इसका लिंक टूट जाएगा, तो ये सेपरेट से एक जलाशय तैयार हो जाएगा जो ऑक्सबो झील बनती है, ठीक है। तो ये गंडक नदी नहीं है। हाँ, ये ऑक्सबो झील तो है, कांवर झील है वो ऑक्सबो झील है, लेकिन गंडक नदी नहीं थी, ये बूढ़ी गंडक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी बूढ़ी गंडक, जो प्राचीन काल, बहुत टाइम पहले विसर्पण के कारण कांवर झील का निर्माण हुआ था। तो इसका एक ऑप्शन ही सही होगा, दो ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट के बारे में, ठीक है। ये बहुत यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, पोर्ट। पोर्ट, प्राचीन पोर्ट के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इन पोर्ट के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो पोर्ट है वो बहुत उसके लिए फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पोर्ट दे रखा है और उसकी कुछ सुविख्यात चीज़ें या जिसके लिए फेमस है उसके बारे में दे रखा है। कामराजर पोर्ट, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन। मुद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। विशाखापट्टनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा आदान पत्तन कंटेनर पोर्ट है। तो देखते हैं, पहला और दूसरा तो सही है। ये जो कामराजर पोर्ट है, चेन्नई से लगभग 18-20 किलोमीटर ऊपर की साइड में है, और ये कंपनी के रूप में है, ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित है, ये पंजीकृत है, कंपनी के रूप में पंजीकृत है, तो बिल्कुल ही सही है ये। मुद्रा पोर्ट है, वो निजी स्वामित्व वाला पोर्ट है सबसे बड़ा, बिल्कुल ये भी सही है, अडानी पोर्ट एंड ट्रस्ट के अंडर आता है ये। और ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये सबसे बड़ा आदान कंटेनर पोर्ट नहीं है। कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जो मुंबई के वहाँ पे स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ध्यान रखना। ये देखो, कांडला पोर्ट है गुजरात का, दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं इसको, यही पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, जो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का। अगर वॉल्यूम हैंडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल कौन करता है, कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। 2017 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, दीनदयाल पोर्ट। और ये यहाँ पे स्थित है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है कांडला पोर्ट। तो ध्यान रखना, ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कृत्रिम बंदरगाह भी राजस्थान में बन रहा है जो इससे कनेक्ट होगा, ठीक है ना, आ सकता है, अभी काम उसका शुरू कर दिया है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक कृत्रिम पोर्ट बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो सांचौर जालोर में बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। मुंबई पोर्ट है, ये बहुत पुराना पोर्ट है, लगभग 1875 के आसपास का पोर्ट है, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। और ये गहराई के कारण यहाँ पे भी काफ़ी अपने समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है। फिर है मुरमुगांव पोर्ट है, गोवा में स्थित एकमात्र पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट है। ये पर्यावरणीय जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला पहला पोर्ट था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जहाज सूचकांक है उसमें शामिल होने वाला पहला पोर्ट था, ये गोवा का पोर्ट है, ठीक है। फिर है मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट एकमात्र कर्नाटका का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, कर्नाटका में स्थित है मैंगलोर पोर्ट, ओके। उसके बाद आता है कोची पोर्ट, केरला का कोची पोर्ट है, यह केरला में स्थित है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल है, ठीक है ना, बना है सबसे बड़ा। तो पूछ सकते हैं सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट पोस्ट कहाँ पे है, टर्मिनल कहाँ पे है, कोची पोर्ट पे, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर है तूतीकोरन पोर्ट है,
फिर उसके बाद आता है आपका जिसको चेन्नई पोर्ट है, उसके बाद ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरन पोर्ट। और एनोर पोर्ट जिसे कामराजर पोर्ट भी कहते हैं, ये पहला कंपनी रजिस्टर्ड पोर्ट है। ठीक है। फिर ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये मैग्नीज के लिए, निर्यात के लिए बहुत फेमस है। मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में ये बहुत ज़्यादा ही निकलता है यहाँ से। आपको पता है कि ये छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में बॉक्साइट वगैरह ज़्यादा निकलता है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से निर्यात किया जाता है। ये पारादीप पोर्ट है, जो उड़ीसा का पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। इसने सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। उसके बाद एकमात्र नदी पोर्ट, मेजर पोर्ट में से एकमात्र नदी पोर्ट है, वो कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट, जो हुगली नदी के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोर्ट, इसको बाद में इसको पोर्ट को नाम बदल के वो कर दिया था, इसका नाम बदल के कर दिया था। एक 13वां पोर्ट बन रहा है यहाँ पे, मुंबई से थोड़ा दूर पालघर के आसपास है, वदावन पोर्ट है। ये बनने के बाद ये सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा। ठीक है ना। ये कृत्रिम रूप से निर्मित किया जा रहा है पोर्ट को, 2024 में इसकी परमिशन मिली थी और ये तैयार हो रहा है। ठीक है। तो ये 13 मेजर पोर्ट है, उसके बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया। तो इसके बारे में आपने देखा होगा कि पहले वाला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। ये कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो मुंबई के वहाँ पे स्थित है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करना है आपको। पहला है कटहल, महुआ, सागौन। पर्णपाती वृक्ष कितने हैं? पर्णपाती वृक्ष। ठीक है। पर्णपाती वृक्ष कौन से होते हैं? जो ज्यादातर कैसे होते हैं? फूल वाले वृक्ष होते हैं, और ये क्या करते हैं? 12 महीनों में एक बार ना अपनी पत्तियों को गिराते हैं। पर्णपाती वृक्ष होते हैं, जो ज़्यादातर जैसे पर्णपाती सदाबहार वन वगैरह होते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, या फिर जो शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं, उसमें पाए जाते हैं ये वृक्ष। ठीक है। तो यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, 100 से 200 के आसपास जो होती है वो सदाबहार पर्णपाती वन, सॉरी, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, वहाँ पे कितनी 100 से 200 के आसपास बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। और बसंत ऋतु के आसपास ये पतझड़ जो अभी आने वाली है थोड़े दिनों में, तो उस टाइम भी अपने पत्ते गिराते हैं, येलो कलर के पक जाते हैं पत्ते, फिर गिर जाते, फिर नए पत्ते आते हैं। तो पर्णपाती वृक्ष कौन से हैं? तो देखते हैं कि जो पर्णपाती वृक्ष है उसमें, जैसे अगर मैं और एग्जांपल ऐड करूं, तो साल है, शीशम है, महुआ है, सागौन है, ये सब है। चंदन है सबसे फेमस, जो न्यूज़ में रहता है हमेशा, चंदन वगैरह ये है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके पर्णपाती वृक्ष में। तो महुआ और सागौन है, वो दोनों ही पर्णपाती वन में आते हैं। और कटहल, ये कटहल सदाबहार वृक्ष है। ठीक है। सदाबहार वृक्ष वो होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष वो होते हैं जहाँ पे बारिश कितनी होती है? लगभग 200 से प्लस बारिश होती है, 200 प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है उस वनों में, जहाँ से पेड़ होते हैं ना, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास की सीमाएं, या फिर अपना पश्चिमी घाट देखोगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे सदाबहार वृक्ष मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व आर्द्र सदाबहार वृक्ष मिलेंगे। वहाँ पे वृक्षों की लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। वृक्षों की ज़्यादा लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है और पानी हमेशा मिलता है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे। बारिश की वजह से ना क्या होता है कि यहाँ से जो मिट्टी होती है ना, उसका निक्षालन बहुत होता है। निक्षालन यानी कि जो जैविक पदार्थ रहते हैं ना, वो यहाँ से निकल निकल के बह के चले जाते हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है, जिसे लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी होती है। एक आगे क्वेश्चन आएगा, इस साल ही पूछा गया था, तो यहाँ था कि वहाँ पे पोषक तत्व अधिक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पोषक तत्व बहुत कम रहते हैं। ठीक है। तो ये कटहल है, ये कौन सा वृक्ष है? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आता है। ये महाराष्ट्र वगैरह पश्चिमी घाट में जाओगे तो ये कटहल आपकी सब्जी वगैरह बहुत बनती है, यहाँ पे बिहार साइड वगैरह भी बहुत बनती है, तो ये उसके लिए फेमस है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो 3 वाला तो सीधा सीधा ही गलत है, भारत की उत्पादकता बहुत कम है। ठीक है ना।
जैसे अगर मैं बात करूँ चीन की उत्पादकता है 4.7 जो टन है प्रति हेक्टेयर के आसपास है, और भारत की है वो लगभग 2.4 के आसपास है, तो लगभग आधी उत्पादकता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत होगा। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, तो ये सही है, सिंचित क्षेत्र का अनुपात भारत के पास ज़्यादा है, जबकि चाइना के पास कम है। ठीक है, और ये चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। ये एक्चुअली वैसे तो डाटा देखा जाए तो ये सही है, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य क्षेत्र की बात की है। ठीक है, कृषि की जा सकती है, कृषि योग्य मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसके पास चारागाह वगैरह का बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्र तो ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी एरिया उसके पास बहुत है चीन के पास, इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर से पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अच्छा, अगर हिंदी में पढ़ते ना तो आराम से हो जाता, थोड़ा इंग्लिश में मार्शलैंड बोला गया और यहाँ पे कच्छ भूमि, तो कच्छ भूमि को तो आप बिल्कुल ही कच्छ का रण है, वो कच्छ भूमि है। एक्चुअली में कच्छ का रण है वो अरब सागर का ही पार्ट था। ठीक है, अरब सागर का ही पार्ट था जो, और ये क्या हुआ कि जब पानी नीचे गया ना उसका, तो ये फिर वो दलदली भूमि बन गई। क्या बन गई? दलदली भूमि बन गई। तो इस वजह से ये कच्छ का रण है जहाँ पानी ऊपर नीचे होता है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, इसलिए ये समुद्र स्तर का पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा है? कच्छ का रण। नौपाड़ा अनूप है, ये भी उड़ीसा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे दलदली है लेकिन मीठे पानी का है, ये नदी की वजह से ये दलदली भूमि बनी हुई है। तो यहाँ पे समुद्र स्तर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यहाँ से नदी है वो कहाँ से इससे होती है, समुद्र सॉरी नदियों के पानी से दलदली भूमि का निर्माण हुआ है। मरक्कनम लवण बेसिन है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी दलदली भूमि है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होती, समुद्र पानी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। भितरकणिका गरान मैंग्रोव है, तो ये मैंग्रोव क्षेत्र है, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। तो यहाँ पे भी ऐसी विशेषता नहीं है, ये भी नदियों से पानी प्राप्त करता है, और यहाँ पे भी वो पानी का ऊपर नीचे पुनरावर्ती गिरावट का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कच्छ का रण। तो क्वेश्चन को हमेशा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो, कभी कभी आपको हिंदी में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? ठीक है, इसका लगभग इल्मेनाइट का फॉर्मूला होता है FeTiO3 के आस है, और ये रूटाइल है वो है TiO2। तो ये कुछ फॉर्मूले है इसमें, तो ये किसका है? टाइटेनियम का है। किसका है? ये दोनों ही किसके है? टाइटेनियम के हैं। ठीक है, स्रोत है यहाँ से, ये समुद्र के किनारों में बजरी जो होती है उसमें पाए जाते हैं एल्मेनाइट और रूटाइल। ठीक है, इसके है? टाइटेनियम के हैं, टाइटेनियम के हैं, जो एक तो क्या होती है, कठोर है और हल्की धातु, वजन कम होता है लेकिन कठोर ज़्यादा होती है, इसलिए एरोस्पेस से मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में वगैरह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका है। तो खनिज भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है यूपीएससी के लिए, हमेशा पूछता है कौन से देश में ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो एक वैश्विक रूप से आप लिस्ट बना के रखो कि सोने में सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, निकल में कौन से सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, किसके पास सबसे ज़्यादा भंडार है, वेनेजुला है उसके पास कौन से भंडार है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी, हर साल एक आधा क्वेश्चन खनिजों पे आता ही है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, बोत्सवाना, इंडोनेशिया और एक देश और है जिसके बारे में पूछा गया था कि मैच करवाने के लिए कि कौन से खनिज किस देश में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है खनिज के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट है, संचार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? एक्चुअली में उस साल कोबाल्ट की बहुत डिमांड थी, इसलिए यहाँ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहाँ पे उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब ये विश्व की जो टोटल डिमांड है ना उसका 75% आपूर्ति यही करता है। कौन करता है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। बोत्सवाना तो हीरे वगैरह में ये फेमस है। ठीक है,
तो ये कौन सा होगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो से उस साल दो क्वेश्चन पूछे गए थे। कांगो और अफ्रीका पूरा है ना, अफ्रीका यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आप मान के चलिए, सूडान बहुत न्यूज़ में है, इथोपिया न्यूज़ में है अभी ज्वालामुखी फटने के कारण। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस है, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाते ना, कांगो रिवर जो ऐसे बहती है और यहाँ पे एक एक मात्र नदी है जो इक्वेटर को, विषुवत रेखा को दो बार कट करती है। ठीक है, यहाँ पे जाती है। आप देखोगे कैमरून लगभग यहाँ पे है, नाइजीरिया तो बहुत बार हो गया, दक्षिणी सूडान यहाँ हो गया, युगांडा भी यहाँ हो गया, बीच में आ जाती है वो झीलें आ जाती है। तो ये कैमरून है, ये नज़दीक है। तो इसका जो कांगो बेसिन का पार्ट है ना, उसका हिस्सा कौन सा है? कैमरून है। ठीक है, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा नहीं है। देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये कांगो रिवर जा रही है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ से ही 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में ये पूछा गया था, 24 में भी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? ठीक है ना, यहाँ से ही पूछा गया था कि वो कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ स्थित थी? कांगो बेसिन में स्थित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कब? 2024 में पूछा गया था। तो ये कैमरून है, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, इस साइड आती है। तो ये पूरा पार्ट है, वो कौन सा हिस्सा है? कांगो बेसिन का है। तो ये बिल्कुल दक्षिणी सूडान नहीं है, यहाँ पे जो युगांडा है वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा रहेगा? कांगो बेसिन का हिस्सा रहेगा। पहले भी पूछा गया है, कांगो बेसिन पूछा गया, उससे पहले एक बार पूछा गया था, यहाँ पे एक था, क्या बना हुआ था ऐसे करके, तो उसमें 4 कंट्री शामिल थी। ठीक है, सोमालिया, जिबूती, केन्या और इथोपिया। ठीक है, इन तीनों को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे बना हुआ था, उसके बारे में बोला था कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, नौवां क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ठीक है, देखते हैं, भारत का ये मैप है, और ये थोड़ा सा भी आइडिया है ना कि सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ है। ठीक है, और विंध्य कहाँ पे है? विंध्य यहाँ पे है, यहाँ पे सतपुड़ा है। तो देखोगे विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर यहाँ पे अमरकंटक ये बोल रहा है, तभी अमरकंटक तो यहाँ पे मैकाल पर्वत के आसपास है। ये विंध्य और सतपुड़ा जब मिलते हैं ना, वहाँ पे अमरकंटक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर नहीं है, विंध्य और सतपुड़ा के संगम पर स्थित है। बिल्ली गिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कोई पॉसिबल भी नहीं है। सतपुड़ा यहाँ पे है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग यहाँ पे है, और बिल्लीरंगन पहाड़ियाँ कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है यहाँ पे। ठीक है, कर्नाटक का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है ना, वहाँ पे स्थित है बिल्लीगिरी रंगन। तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। शेषाचलम पहले भी पूछा गया है। ये तिरुपति पर्वतमाला भी, जिसको तिरुपति पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, ये यहाँ पे पूर्वी घाट में स्थित है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है, ये पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो ये तीनों ही गलत होंगे, इसके क्या होंगे? तीनों ही गलत होंगे, एक भी सही नहीं होगा इसमें से। ये है इंडिया का मैप है, इसमें दिखाया था कि विंध्या है, सतपुड़ा है, फिर यहाँ पे मैकाल पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे सह्याद्री पर्वत है, यहाँ बिल्लीगिरी रंजन है, यहाँ पे शेषाचलम की पहाड़ियाँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है आपको, कहीं से भी नहीं मिलती है ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा कहता है, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड की चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। केवल एक राइट है, केवल दो राइट है, सभी राइट है, या फिर कोई भी राइट नहीं है? तो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा फैक्चुअल भी था। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो भारत का कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, वो किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है,
वो यहाँ गुजरात का पोरबंदर से लेके कहाँ तक किसको जोड़ता है? सिलसर है, यहाँ पे असम का सिलसर है, वहां से जोड़ता है। तो ये दोनों ही, सूरत तो इसमें है ही नहीं, सूरत का नाम तो गलत है, डिब्रूगढ़ भी गलत है, तो ये तो गलत होगा। ठीक है। और दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई माई से जोड़ता है। तो ये देखते हैं, ये सही बात है। मणिपुर का मोरे समुद्र जिसको बोलते हैं से निकलता है, म्यांमार होते हुए थाईलैंड जाता है और माए सॉट को जोड़ता है, नहीं कि माए चियांग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? माए माई सॉट को जोड़ता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। और बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। तो वाराणसी नहीं है, वो कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है, भारत का कोलकाता से। ये देखो, यहाँ से कोलकाता से शुरू होता है, फिर बांग्लादेश में जाता है, ये ढाका होते हुए, ये सिलसट से होते हुए कहाँ जा रहा है? ये मांडले से होते हुए कहाँ जा रहा है? कुनमिंग को जा रहा है। ठीक है। तीनों प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना अच्छे से, आगे भी पूछा जा सकता है कौन से देश कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप तो है। भारत के पास केरला देखो, बिहार देखो, राजस्थान देखो, आपको बहुत जगह यूरेनियम के निक्षेप मिल जाएंगे। इसके बाद भी विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। एक और न्यूज़ है इस साल की, हार्डली मैं करंट कवर करवाता हूँ तो 15-20 दिन पहले की न्यूज़ है कि भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा में 50+% हासिल किया है। यानी कि अब कोयले से ज़्यादा बिजली उत्पादन नहीं होती है, नवीकरणीय ऊर्जा से ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रही है। तो 50%, 51% हो गई है, और 49% ये वाले पार्ट हो। ठीक है। इसको क्रॉस कर दिया तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस है, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारत के पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। 60% से थोड़ा ऊपर बढ़ाओगे तो फिर बॉम्ब भी बन जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2-3 से 5% होता है, जो कहाँ काम आता है? विद्युत उत्पादन के लिए काम आता है। ठीक है। कितना एनरिच करना पड़ता है? 3 से 5% ही है, और 90% के आसपास जाता है तो बम बनाने के लिए काम आता है। बहुत ज़्यादा ही गैप है इसमें। ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि यूरेनियम है वो 60% के पास नहीं है, 5 से 6% ही है जो रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुनिया, रोमानिया। महत्वपूर्ण उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन के साथ साझा होती है? तो उस टाइम का ये प्रिडिक्ट करने वाला क्वेश्चन था कि यूक्रेन न्यूज़ में था ही, क्योंकि रशिया ने और यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पे, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था वर्ल्ड लेवल पे। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने क्या पूछ लिया? ये पूछ लिया कि इसके सीमा साझा कौन करता है। तो आपको पता ही होगा, 4, 2, 5, 3 और 6, 2, 4, 7 है तो 3, 5। ये रूल होता है एलिमिनेशन का। ठीक है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो 4 ऑप्शन में से 2 को राइट कर दो, 5 में से 3 को राइट कर दो, 6 में से 2 या 4 को राइट कर दो, 7 में से 3 या 5 को राइट करो। ठीक है। ये ऑप्शन मतलब एलिमिनेशन है। अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है और आपके पास क्वेश्चन अटेंड करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अब 7 अगर होंगे मिलान करने के लिए, 7 फैक्ट के बारे में पता होना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये अप्लाई हो जाए। मैं नहीं कहता कि 100% अप्लाई हो, लेकिन बहुत बार ये अप्लाई हो जाता है। तो कितने ऑप्शन है? 6 है। तो 6 में से या तो 2 राइट हो सकते हैं या 4 राइट हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से 2 ही राइट है, एक तो रोमानिया है, एक हंगरी है इसके साथ। बाकी बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुनिया वगैरह ये तो नहीं है। ठीक है। तो केवल 2 होंगे। देख लेते हैं इसको, मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देखो, यूक्रेन है, रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, लिथुनिया लातविया इधर रह गए, स्लोवाकिया है, हंगरी यहाँ से सीमा साझा करता है, और रोमानिया। ठीक है। रोमानिया और हंगरी दे रखा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये मोल्दोवा है यहाँ पे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। अवरक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। तो देखते हैं एक एक। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। देखो ये स्टेटमेंट तो सही है कि कुल मात्रा से ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा ये विषुवत रेखा और सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तापमान ज़्यादा मिलना, सूर्य ताप ज़्यादा मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और यहाँ पे सूर्य की टेढ़ी किरणें पड़ती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा सूर्य की प्रकाश कम मिलता है। लेकिन ये 10 गुना ना बना के ना इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। ये 10 गुना बना के इसको रॉन्ग कर दिया है। 10 गुना इतना अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। 10 गुना करने के बाद ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यूपीएससी हमेशा एक कोई ऐसा फैक्ट जोड़ देगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा। जब ऐसा कभी सुना नहीं, आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है, तो इसको आप गलत मानिए। अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है, तो ये यहाँ से भी ऐड कर दिया कि 2/3 भाग है। हाँ, अवरक्त किरणें सूर्य ताप से आती है, लेकिन वहाँ पे जो उसके अलावा भी बहुत है, जैसे पराबैंगनी किरणें वगैरह आती है, तो उसका भी भाग है, लेकिन ये 2/3 भाग नहीं है, ध्यान रखना। फिर ये अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल व वाष्प वृहद रूप से अवशोषित होती है। आपको भी पता है पृथ्वी की सतह है, उसके आसपास मतलब नीचे की साइड में जल वाष्प का घनत्व ज्यादा रहता है और ये जो अवरक्त किरणें आती है उसके द्वारा अवशोषित ज्यादा होती है। देखो ये स्टेटमेंट एकदम सीधा दे रखा है, ज्यादा इसमें फैक्ट वैक्ट डाल के या फिर एक्सट्रीम वर्ड डाल के इसको फालतू नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जल वाष्प है जो वो जो सूर्य ताप है उसका अवशोषक है और ये ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पैदा करता है जल वाष्प, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप हो जाती है ये किरणें, विकिरण है ट्रैप हो जाती है। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग कैसे हो सकते हैं? दृश्यमान स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो 400 से 700 होती है। विजिबल रेंज भी बोलते हैं जिसको, विजिबल रेंज यानी कि जिससे विबग्योर नाम सुना हो, तो जहाँ इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, ठीक है ना, इंसान जीव अपनी आंखों से देख सकता है इन विकिरणों को इस जो रेंज होती है ना, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, उसमें उन चीज़ों को देखा जा सकता है, जबकि अवरक्त किरणों को तो नहीं देखा जा सकता। इसकी तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते आप, ठीक है। तो ये तो उसका भाग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चारों कंसेप्ट आप अच्छे से देख लेना, इस पे आगे भी क्वेश्चन बन सकते, बने भी है क्वेश्चन, ठीक है। सूर्यताप वाला क्वेश्चन बना भी है बाद में। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मैंने पहला ही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था कोई पर्णपाती वृक्ष कौन से, तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों होती है, वर्षावन यानी कि जहाँ पे साल भर बारिश होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, साल भर बारिश होती है। दूसरा कथन दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। अब देखो यहाँ पे तो द्रुत अपघटन होता है और यहाँ पोषक तत्वों की भरपूर होती है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट भी हो गए ना थोड़े। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये भूमध्य रेखा के आसपास होता है और भूमध्य रेखा पे एक विशेषता होती है कि 2 से 3 बजे के आसपास भारी बारिश होती है। बहुत गर्मी के बाद फिर शाम के समय बारिश होती है, डेली बारिश होती है और यहाँ पे वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटी झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती है, पानी पूरा गिरता है, बह के चला जाता है, ठीक है। ये कठोर लकड़ियाँ होती है जो व्यावसायिक रूप से भी उपयोगी नहीं होती है। या उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ वगैरह ज़्यादा फैलती है, लोग घर बना के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना, इसकी विशेषता रहती है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी यानी कि जो भारी तत्व वो तो रह जाते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं वो बह जाते हैं इसके साथ में, पानी के साथ में, तो यहाँ पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। सही बात है। और कथन एक सही नहीं है और कथन दो सही है, तो डी इसका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान प्राय विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, समुद्र में जो पानी है और जो धरती है, एक्चुअली में क्या होता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, वो ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि पानी का जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री है या फिर समझो 14 डिग्री टेम्परेचर है, उसको 15 डिग्री करना है। और ऐसे ही ये पानी का है और ये लैंड का है। लैंड का है 14 डिग्री से 15 डिग्री है। तो आपको भी पता, आपने सुना होगा कि पानी है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जबकि लैंड होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। मतलब जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, 14 से 15 होने में जितनी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, जैसे इसको 100 किलो कैलोरी ऊर्जा लगेगी 14 से जाएगी 15 से जाने में, जबकि इसको 70 ही लगेगी। तो यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाने में जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो पानी का 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ाना है तो उसको ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी। तो भूपृष्ठ की अपेक्षा उसकी जो ऊष्मा है वो अधिक लगेगी, ये भी सही बात है। और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और महासागर धीरे धीरे गर्म होते हैं, इसलिए इनके बीच में तापमान का जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तापमान का अंतर होता है, तापांतर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, सर्दी ऋतु में भी भूमि है वो जल्दी ठंडी होती है, लेकिन वो इतना गैप नहीं होता। गैप ज़्यादा किस में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ध्यान रखना, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ध्यान रखना, पहला कथन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है उसका, और उसका विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही ऐसा होता है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही से दे रखा है, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग की प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। देखते हैं, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है। जब भी पृथ्वी के अंदर कहीं भी भूकंप आता है ना, फोकस बोलते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ से दो टाइप की तरंगे निकलती है। ठीक है, एक तो पी पी तरंगे निकलती है, एक निकलती एस तरंगे। जो पी तरंगे जिनको प्राइमरी वेव भी बोला जाता है, ये बहुत तेज होती है, सबसे तेज होती है, सबसे तेज भी होती है, और ये तीनों माध्यमों में से गमन कर सकती है, ठोस और द्रव दोनों में से गमन कर सकती है। यानी कि यहाँ से निकलेगी तो ठोस आएगा, द्रव आएगा, तो वो इसको पार करते हुए सतह पर सबसे पहले आती है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले कौन सी तरंगे आएगी? पी तरंगे सबसे पहले आएगी। तो भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे आती है। दूसरी तरंगे होती है एस तरंगे, जिसको सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है। ये ठोस में तो गमन कर सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन द्रव में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जहाँ पे द्रव आ जाता है वहाँ पे छाया क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा 11वीं की एनसीईआरटी या भी कई लेक्चर देखा होगा। तो एस और पी तरंगों में यहाँ छाया क्षेत्र बन जाता है। छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि जब लिक्विड आता है ना, लिक्विड आता है तब जाके ये क्या हो जाता है, एस तरंग गायब हो जाती है और पी तरंग आगे बढ़ती रहती है। अब इनकी दिशा में ये कैसे चलती है? जैसे अगर मैं पी तरंग जा रही है ना, तो वो कैसे गमन करेगी? ऐसे गमन करेगी, उसकी दिशा में ही कंपन करेगी, ऐसे दिशा में। तो नुकसान भी कम करेगी क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा तो कवर नहीं कर रही है ना। ऐसे कि ऐसे मैं कहूँ कि ये एस तरंग ये ऐसे जाती है, आगे भी जाएगी लेकिन ऐसे करती जाएगी, तो इसकी दिशा के 90 डिग्री पे ये समकोण पे कंपन करेगी, तो धरती को हिला देगी ना। तो इसलिए एस तरंगे होती है ना, वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए एस तरंगे धीरे भी चलती है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट राइट होंगे। देखो, पी है वो इसकी दिशा में ऐसे ही गमन कर रहा है, जबकि एस है जो ऐसे ऐसे गमन कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है, तो ये पी वेव है, सबसे तेज वेव है और धरातल पर पहले ही आती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता, ये सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक आपको आती है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस क्वेश्चन को आप राइट कर सकते हो। कहता है उसमें से जो भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब यूपीएससी वाला कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो कहीं देखने तो नहीं जाएगा ना कि ये सब चीज़ें राइट है कि नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट उसमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। एक है मुद्रा पोर्ट, मुद्रा करके जगह गुजरात में, जहाँ का जो कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र है वहाँ पे समुद्र जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर उसमें से कोई भी जल संकट वाले जिलों में स्थापित नहीं है। एक बॉडी है विश्व संसाधन संस्थान, ठीक है, संसाधन संस्थान, उसने क्या बोला कि भारत के 40% कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र है, 40% ऐसी जगह स्थित है जहां पे जल संकट का सामना किया गया है, ठीक है। और यहाँ तक कि 2013 से लेके 2016 तक 18 के आसपास ऐसे संयंत्र तो जिनको पानी की कमी की वजह से बंद रखना पड़ा था। तो दूसरा वाला भी गलत है, उसमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो लगभग 270 के आसपास कार्यरत थे उस टाइम पे, और 131 लगभग आधे के आसपास उसमें से संयंत्र थे वो कैसे निजी स्वामित्व में थे। तो तीनों ही गलत होंगे, तो इसमें से डी कोई भी नहीं होगा। इसमें आप थोड़ा कंसेप्ट लगा सकते हो, हर साल ऐसे दो तीन तीन चार क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको गलत करना मतलब वो बिल्कुल ही पाप है, आप कर ही नहीं सकते, इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय रिजर्व है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है, गोल्ड पे तो आज भी अभी भी आ सकता है, उसका हाहाकार मचा हुआ है, रेट ऊपर नीचे बहुत हो रही है, तो गोल्ड न्यूज़ में है। तो स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। और भारत ही सबसे बड़ा इसका आयातक देश है, ध्यान रखना। उसके बाद चाइना है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो राइट है, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय यानी रिजर्व है, तो ऐसा गलत है। ये 7वें नंबर के उसके पास रिजर्व है, 7वां सबसे बड़े रिजर्व है इसके पास स्विट्जरलैंड के पास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो यूएसए के पास रिजर्व है, ध्यान रखना, यूएसए के पास है। और ये स्विट्जरलैंड है वो 7वें स्थान पर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना। भारत कहाँ से आयात कर रहा है, कोई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आयात कर रहा है, ऐसे आंकड़े भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में वगैरह मिल जाए, तो आपको अच्छे से तैयार करना है उनको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और आगे हम 2022 के क्वेश्चन जल्दी ही डिस्कस करेंगे, तो ये सीरीज आगे धीरे धीरे चलती रहेगी, ठीक है।